जय हिंद स्टूडेंट्स। अवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसलेशन। जी हाँ, आज की क्लास में हम समझेंगे कि ट्रांसलेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जी हाँ, जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। बट आपके मन में हमेशा की तरह ये क्वेश्चंस आना चाहिए कि वाई वी रीड इट, हम इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्यों पढ़ें? तो स्टूडेंट्स, इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट जो मेजर रीज़न्स हैं वो कौन से हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला, स्टूडेंट्स, बिना प्रोटीन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्लियर? वाई यू रीड ट्रांसलेशन? हम ट्रांसलेशन क्यों समझें? बिकॉज विदाउट द प्रोटीन वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना प्रोटीन के तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो चाहे प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, सभी के सभी क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। क्लियर? प्रोटीन्स बनाने वाला ऑर्गेनेल है, उसे आप जानते हो, क्या बोलते हो? राइबोसोम। क्लियर है? आपने पढ़ा है क्लास 11th में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम ये प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है इसे डिटेल में क्यों पढ़ें। जी हाँ, डिटेल में क्यों पढ़ें? तो आंसर इज़, ध्यान से समझिए आप, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसे नहीं समझते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चंस खुद से पूछने को बोल रहा हूँ कि हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्यों पढ़ें। इसलिए पढ़ें क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक आप लेते हो वो क्या ब्लॉक करते, किसे किल करती हैं? बैक्टीरिया को। क्लियर? यानी कि पैथोजन को। तो बात आई कि कोई भी एंटीबायोटिक हमने ली, सपोज़ आप सभी लोग MBBS बन गए, आपने किसी पेशेंट को क्लोरमफेनिकॉल, नियोमाइसिन नामक बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं, आपने उन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दी। अब वो एंटीबायोटिक क्या करेगी? उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो पैथोजन है, पैथोजन मीन्स व्हाट? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। जी हाँ, नोट डाउन करें, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। जी हाँ, तो जो डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म पैथोजन है उसे किल किया हमारी एंटीबायोटिक ने, जो आपने दी थी। तो बात आई कि ये एंटीबायोटिक कैसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो साइंटिस्टों को पता चला बाई ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन। किसे ब्लॉक करके? ट्रांसलेशन को ब्लॉक करके। जब वो ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देगी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एज अ रिजल्ट जो पैथोजन है उसकी डेथ हो जाएगी। जी हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा, सर जो एंटीबायोटिक हमने ली है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के ट्रांसलेशन को ब्लॉक करेगा? ऑब्वियसली दोनों के ट्रांसलेशन को ब्लॉक करेगा। जी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो, उनका जो राइबोसोम है वो कैसा है? 70S है, जबकि यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो कैसा होता है? 80S। क्लियर? तो जो एंटीबायोटिक हैं वो प्रोकैरियोट्स के लिए स्पेसिफिक हैं। जी हाँ, बट कुछ फंगस के एंटीबायोटिक हैं जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती हैं। इसीलिए जो आप कभी भी देखें फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे आपको वीक में एक ही टैबलेट लेने के लिए बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए समझते हैं डिटेल में कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस को करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है और इसे करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। क्लियर? तो आपको पता है ट्रांसलेशन इज़ व्हाट? एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जी हाँ, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किसकी सिंथेसिस? प्रोटीन की। प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड, प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलेशन। पता है आप लोग सभी लोगों को? तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है इसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। स्टूडेंट, हमारे समझ में नहीं आता, कई बार कई सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। क्या लिख रहे हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। सर, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब क्या है? क्लियर? सिंथेसिस समझ पा रहे होंगे सभी लोग? जी हाँ। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रांसलेशन। अब ध्यान से समझना मेरी बात, प्रोटीन सिंथेसिस को हमने पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस लिखा क्यों? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, द प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड,
प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई होगी? अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी। जी हाँ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। जी हाँ, ये जो स्टूडेंट्स अमीनो एसिड्स हैं, क्या एक प्रोटीन में एक अमीनो एसिड होता है? जी नहीं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो बहुत सारे अमीनो एसिड है, मान लीजिए ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड सेकेंड अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, ये अमीनो एसिड किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। उस बॉन्ड का क्या नाम होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ रखे हैं, तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड इसे क्यों, पेप्टाइड बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है? द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स, द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। तो फिर से रिकॉल करें, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनी है? अमीनो एसिड से। और ये अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगी, यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगी, यहाँ पर होगी। इसी तरीके से पेप्टाइड्स की बहुत सारी बॉन्ड्स होंगी, कई सारी बॉन्ड होंगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। बात समझ में आ गई? प्रोटीन किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस को हम पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज अ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई है? अमीनो एसिड से। और इन अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड है उसे आप क्या बोलते हो? पेप्टाइड बॉन्ड। आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर। अब स्टूडेंट्स, अपन से देखिए, ध्यान से समझ लो, पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिफिनीशन में क्या लिखना चाहिए ना। तो कोई सेल ऑर्गेनेल होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपने पढ़ा है राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जी हाँ, तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं वो कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ, किस ऑर्गेनेल की हेल्प से? हेल्प ऑफ राइबोसोम। किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से। क्लियर? और कोई एंजाइम भी चाहिए होगा। जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का क्या नाम है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जी हाँ, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। पहले समझ लीजिए, फिर मैं डिफिनीशन बोल दूंगा आपको। टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज। हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए, जल्दी से इसे कंपाइल करते हैं। आपने सीखा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर? ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है इसे कौन सा सेल ऑर्गेनल कैरी आउट करता है? तो आपको पता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इन्हें हम सेल इंजन के नाम से भी जानते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेल इंजन। जी हाँ, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? तो स्टूडेंट्स, जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मेरे साथ साथ बोले, कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्लियर? कौन सा सेल ऑर्गेनल यूज़ होगा? राइबोसोम्स। अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो 70S, यूकैरियोट्स हैं तो 80S। फिर स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो स्टूडेंट्स क्या लिखे अपनी कॉपी पे? वो अपनी कॉपी पे कैसे लिखेंगे डिफिनीशन को? अगर ट्रांसलेशन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंड कॉमा करके इनिशिएशन फैक्टर्स, एलोंगेशन फैक्टर्स एंड द टर्मिनेशन फैक्टर्स, जिन्हें आप रिलीज फैक्टर के नाम से जानते हो, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। शॉर्ट में अगर बोलूँ तो क्या लिख सकते हो आप? द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं हम लोग। आप लोगों ने समझ लिया कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ये स्टूडेंट्स, प्रोटीन कोई भी अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसे आप लोग क्या बोलते हो? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ऑब्वियसली
अमीनो एसिड के बीच की बॉन्ड को क्या बोलते हो? पेप्टाइड बॉन्ड। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड हैं, इसलिए आपने क्या बोला? पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे व्हाट वाज द लोकेशन, स्टूडेंट्स ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करिएगा। व्हाट वाज द लोकेशन? लोकेशन कहने का मतलब, लोकेशन मीन्स एरिया। वो एरिया क्या है, कहाँ पर है जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी? स्टूडेंट्स कहते हैं कि राइबोसोम में। एकदम सही बात है, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी ऑन करेंगे। बट जो साइट है, जो पोजीशन है राइबोसोम की, वो क्या है? भाई प्रोटीन कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये कह लें कि राइबोसोम्स की पोजीशन क्या है? जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होगी? आपको पता है प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर होगी? ओनली इन साइटोप्लाज्म, ओनली इन साइटोप्लाज्म। जी हाँ, ओनली इन द साइटोप्लाज्म। बट स्टूडेंट्स इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मीन्स व्हाट? बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स यानी कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गए, प्लांट्स हो गए, यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर हो रही होगी? जी हाँ, यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही होगी? तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर होगी। जी हाँ, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ में और कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स? याद करिए, आप क्लास 11th में आपने राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते थे हम लोगों की बॉडी में? एक तो साइटोप्लाज्म में, जी हाँ, दूसरा कहाँ पर प्रेजेंट होते थे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, आपने पढ़ा है इन चीज़ों को? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? इस तरीके से लिख लें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट अब ध्यान से समझें, आपको नीट में क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। वो आपसे पूछ लेंगे कि द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द यूकैरियोट्स। क्लियर? यानी कि जो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की यूकैरियोट्स में वो कहाँ पर है? तो आपको बताना होगा। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओनली इन द साइटोप्लाज्म। जी हाँ, ये सच है, साइटोप्लाज्म में होगी, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी, लेकिन किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। किस केस में स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोट्स के केस में। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के केस में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दैट और साथ साथ में इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्लियर? तो आप अपनी कॉपी पे लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखोगे? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द साइट ऑफ, आप लोग नोट करते रहें, वीडियो को पॉज कर लिया करें बीच में। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स इज ओनली इन द साइटोप्लाज्म, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, the site of protein synthesis is in the cytoplasm, mitochondria and the chloroplast. Is it clear? आप सभी लोगों को पता है प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो कौन से हैं स्टूडेंट्स? 70S हैं। और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स कैसे हैं? 80S हैं। पढ़ा है सभी लोगों ने। आज की क्लास में और आपको क्लास 12th लेवल में जो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो किस में बताई गई है स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया में। तो हम किस राइबोसोम का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर? 70S का। क्लियर? हाँ, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं, वहाँ पर वेरिएशन होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। और ये जो ट्रांसलेशन का फेनोमेनन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। क्लियर? तो सपोज यू ऑल आर द साइंटिस्ट, आप सभी लोग क्या हो? साइंटिस्ट हो। और मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट्स आपने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? चलिए सोचिए आप लोग और बताइए मेरे साथ साथ कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। आप लोगों ने डिफिनीशन लिख ली है, लोकेशन लिख ली है हम लोगों ने। अब हम समझ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या क्या हो हमारे पास तो हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस
कर पाएंगे? जी हाँ, आप सभी लोग बताते रहें। mRNA, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट? mRNA। mRNA चाहिए हम लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? ऑफ कोर्स चाहिए। व्हाई वी नीड mRNA? जी हाँ, mRNA हमें क्यों चाहिए? बिकॉज mRNA हैव अ कोडान, mRNA में कोडान्स प्रेजेंट होंगे और यही कोडान स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। तो व्हाट वाज द नीड हियर? mRNA। पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है स्टूडेंट्स? mRNA चाहिए। हमें mRNA इसलिए चाहिए क्योंकि mRNA में क्या प्रेजेंट हैं? कोडान्स। क्लियर? mRNA के अलावा स्टूडेंट्स हमें और क्या चाहिए? tRNA चाहिए। जी हाँ, आपने पढ़ा था, मैंने इस पर भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाई हैं कि जो tRNA होंगे ये क्या करेंगे? ये अमीनो एसिड्स को पिक करेंगे। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से, और ट्रांसफ़र करेंगे राइबोसोम में। बिल्कुल सही सुना आपने। जो tRNA हैं इनका फुल फॉर्म क्या है? tRNA आर कॉल्ड ट्रांसफ़र RNA। क्यों इनका नाम रखा गया ट्रांसफ़र RNA? क्योंकि ये ट्रांसफ़र करते हैं अमीनो एसिड को कहाँ से? साइटोप्लाज्म से उठा करके कहाँ पर स्टूडेंट्स? राइबोसोम के पास। बात समझ में आ रही है? तो tRNA होंगे और इन्हीं tRNA पर क्या प्रेजेंट्स होंगे? एंटीकोडान्स। आपको पता है एंटीकोडान्स आर प्रेजेंट्स इन द tRNA। क्लियर है? लिख लेते हैं यहाँ पर एंटीकोडान। क्लियर? कोडान का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा एंटीकोडान। जैसे mRNA पर सपोज AUG प्रेजेंट है तो A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? U। ठीक, U का कॉम्प्लीमेंट AUG कोडॉन है, इनिशिएटर कोडॉन है। आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा है AUG के दो फंक्शंस हैं, एक तो इनिशिएशन करेगा ये, और साथ साथ में और क्या फंक्शन है इनका? ये मिथियोनिन को इनकोड करते हैं। तो ये जो AUG है mRNA पर प्रेजेंट होगा, तो जो tRNA आएगा उस tRNA में पे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे? आपको पता है। इस तरीके से यहाँ पर मैं रफली tRNA बना देता हूँ। इसे भी मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियोज़ में कवरअप किया है। एडेनिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? यूरेसिल। थाइमिन तो DNA में होता है, और यहाँ पर यूरेसिल है तो यहाँ पर एडेनिन, और यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन। कहने का मतलब ये जो UAC ये क्या है? एंटीकोडॉन है जो प्रेजेंट होगा tRNA पर। किसे स्पेसिफाई करेगा? AUG नाम के कोडान को जो प्रेजेंट है mRNA पर। ये AUG फाइनली क्या इनकोड करेगा? अमीनो एसिड दैट इज द मिथियोनिन। क्लियर? प्रोकैरियोट्स में कौन सा मिथियोनिन होगा? फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। कौन सा मिथियोनिन स्टूडेंट्स? फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। चलें आगे जी। तो आगे अगर अपन मूव करें tRNA के बाद और कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारी स्टूडेंट्स? हमें राइबोसोम चाहिए। ऑब्वियसली राइबोसोम्स चाहिए। स्टूडेंट्स राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दूं। राइबोसोम्स मैं आपसे पूछूं कि राइबोसोम्स हैव हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? कितनी मेम्ब्रेन होती हैं राइबोसोम्स में? जी हाँ, नो स्टूडेंट्स, राइबोसोम डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन। नोट डाउन कर लें आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, शायद भूल गए हैं। राइबोसोम्स डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन। जी हाँ, राइबोसोम में किसी भी तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें किसी भी तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर? तो ये जो राइबोसोम्स हैं इनकी स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, अगर ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, कौन सा राइबोसोम है? प्रोकैरियोटिक, तो ये कौन सा होगा? 70S। क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं किस राइबोसोम के ऊपर? प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम के ऊपर, क्योंकि ट्रांसलेशन हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें NCERT के डायग्राम को। तो NCERT में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बना लिया है उन्होंने? ये क्या बनाया अपन ने? mRNA। क्लियर भाई? आपको mRNA चाहिए ना प्रोटीन बनाने के लिए? जी हाँ। अब स्टूडेंट्स tRNA चाहिए। tRNA तो आएगा वहाँ से, ठीक है सर राइबोसोम आएगा। जी हाँ, तो ये स्टूडेंट्स जो mRNA है, इस mRNA से किसे बाइंड करना होगा? राइबोसोम को, ताकि वो इनमें प्रेजेंट कोडान्स को रीड कर सके। जी हाँ, यहाँ पर ये जो मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि कुछ कोडान्स प्रेजेंट होंगे। हो सकता है यहाँ पर AAC हो, फिर AUG हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर? तो यहाँ पर 5 प्राइम पर कैप होगी, 5 प्राइम पर कैप प्रेजेंट होगी, और 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट होगी? पॉली ए टेल। पढ़ा है आप लोगों ने। हम यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या राइबोसोम्स की 70S होता है? आपने पढ़ा है कि 70S हैव द 2 सब यूनिट्स।
कौन कौन से स्टूडेंट्स? 50s एंड 30s पढ़ा है आप लोगों ने? जी हाँ, तो इसे हम डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं। तो आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या दोनों सब यूनिट एक साथ बाइंड करती हैं? आप बोलोगे जी नहीं। आपसे पूछा जाएगा तो ठीक है सर, कौन सी सब यूनिट पहले बाइंड करेगी, 50s सब यूनिट और द 30s सब यूनिट? देन यू विल से 30s सब यूनिट बाइंड फर्स्ट। जी हाँ, नोट डाउन करें, सबसे पहले कौन सी सब यूनिट यहाँ पर बाइंड करेगी? 30s। कौन सी सब यूनिट बाइंड करेगी? 30s। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ। यहीं पर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि एक mRNA से 30s सब यूनिट बाइंड करेगी किस कंडीशन में? कौन सा आयन हाई होता है? देन राइबोसोम्स की सब यूनिट्स असेंबल होती हैं, यानी कि एसोसिएट होती हैं पर्टिकुलर किसी mRNA से। देन यू विल टेल मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम आयन। जी हाँ, नोट डाउन करें, Mg2+। जी हाँ, मैग्नीशियम आयन का फंक्शन क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। किसके लिए स्टूडेंट्स? फॉर द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट। एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट। स्टूडेंट समझ पा रहे हो आप लोग? जी हाँ। तो ये जो mRNA था, इस पर राइबोसोम बाइंड करेगा ताकि प्रोटीन बनाई जा सके। तो राइबोसोम बाइंड किस आयन की प्रेजेंस में करेगा? आपको दे देंगे अलग अलग आयन्स, तो आप कौन सा आयन बताओगे? मैग्नीशियम आयन। क्लियर? तो आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद करने हैं, समझने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ राइबोसोम्स की सब यूनिट कैसी होती हैं? डी एसोसिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? डी एसोसिएटेड होती हैं। दे विल बी एसोसिएटेड, ये कंबाइन कर जाती हैं कब? ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये राइबोसोम 70s हो गया, इसके साथ साथ में हमें क्या चाहिए? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जी हाँ, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जी हाँ। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट यू नीड एनर्जी। जी हाँ, आपको और क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए। एनर्जी यहाँ पर किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी और जीटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? एटीपी और जीटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी चाहिए। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जीटीपी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। यू नो कि अगर एनर्जी नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स वेरियस आपको फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर हो गया, एलोंगेशन फैक्टर हो गया, टर्मिनेशन फैक्टर हो गया। तो इसे अपन यहाँ पर एटसेट्रा करके लिख लेते हैं। क्लियर है? तो आपने यहाँ पर समझ लिया व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? mRNA चाहिए, टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज चाहिए, और साथ साथ में एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड जीटीपी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्टेप्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्टेप्स की। जी, स्टेप्स में अगर हम बात करें आपसे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द ट्रांसलेशन। जी हाँ, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसलेशन के? तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जी हाँ, किसका एक्टिवेशन होना होगा? अमीनो एसिड का। सेकंड वन इज़ व्हाट? जी हाँ, सेकंड वन इज़ ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसे आप ये भी कहते हैं लोडिंग ऑफ द टीआरएनए। जी हाँ, इसी को आप क्या बोलते हो? लोडिंग ऑफ टीआरएनए। जी हाँ, लोडिंग ऑफ टीआरएनए। क्लियर? थर्ड स्टेप इज व्हाट? इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। जी हाँ, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड सिंथेसिस। क्लियर? फोर्थ वन इज व्हाट? elongation of polypeptide synthesis. Elongation of polypeptide synthesis. Polypeptide synthesis. Clear? Fifth and last one is the termination of polypeptide synthesis. जी हाँ, termination of polypeptide synthesis.
स्टूडेंट टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से समझिए। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, क्लियर। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। और जल्दी से समझ लेते हैं मेरे साथ साथ बोलते हुए, व्हाट आर दीज स्टेप्स और इनकी मीनिंग क्या है, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर 5 स्टेप्स। तो ट्रांसलेशन में स्टूडेंट्स टोटल कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जी हाँ, पहला स्टेप कौन सा है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसका मतलब सर क्या है? स्टूडेंट आपको पता है प्रोटीन बनना है तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना है। आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो किसी, यानी कि वो प्रोसेस कैसी है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। आपने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो जहाँ जो प्रोसेस, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस जहाँ पर हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स को अटैच करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पर हम छोटे छोटे अमीनो एसिड को जोड़ेंगे और एक प्रोटीन बना लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्लियर। कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांसलेशन कैसी प्रोसेस है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? इट इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। आपको पता है एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जिसमें किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्लियर। तो ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का अगर आप फॉर्मेशन करोगे देन आपको वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर। तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो क्या सारे के सारे अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे? जी नहीं, सिर्फ वही अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे जिनका जो एक्टिवेटेड होंगे। क्या होंगे? जो एक्टिवेटेड होंगे। मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट विल अगेन टेक्स अ टाइम। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सारे पॉइंट्स, आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। स्टूडेंट, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होगा? अमीनो एसिड्स को एटीपी के साथ में रिएक्ट कराया जाएगा, अमीनो एसिड प्लस एटीपी, और उसके साथ साथ में एक एंजाइम आएगा। कौन सा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जी हाँ, और वो क्या करेगा? एएमपी मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स जो होंगे वो अटैच कर जाएंगे किससे? एएमपी से, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से, और वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा पीपीआई, पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल, क्लियर। तो सिंपली क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का। अब ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ अटैच कर दिया जाएगा। जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ अटैच किया जाएगा उसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और यू कैन से लोडिंग ऑफ टीआरएनए, क्लियर। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं? इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में क्या होता है? जैसे कि राइबोसोम्स आपने क्लास 11th में पढ़ा है। राइबोसोम्स, स्टूडेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को इरेज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्लियर। एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू, आपको इससे ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट आपके लिए मैं इसे एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या है स्टूडेंट्स? एमआरएनए, क्लियर। एमआरएनए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, ऐसे ही समझ लीजिए एमआरएनए है ये। अब यहाँ पर जो राइबोसोम आएगा वो कौन सा आएगा? 70S आएगा। पहले कौन सी सब यूनिट आएगी? स्मॉल सब यूनिट आएगी। कौन सी सब यूनिट आएगी? स्मॉल सब यूनिट आएगी। अभी भी स्टूडेंट्स मुझे एक टर्म आ रहा है याद, पॉलीसोम। आप लोगों ने सुना है पॉलीसोम का नाम? जी, नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलीसोम क्या है? ध्यान से समझिएगा। पॉलीसोम्स अ कंडीशन व्हेन सिंगल एमआरएनए कंबाइंड विद अ मेनी राइबोसोम। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देन यू विल रियलाइज कि जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पॉलीसोम हैं ये कैसे हैं? अ सिंगल एमआरएनए, एक एमआरएनए है, इस एक एमआरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम इस तरीके से बाइंड कर जाएं, बहुत सारे राइबोसोम इस तरीके से बाइंड कर जाएं, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एमआरएनए है, और ये क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है, क्लियर। एक एमआरएनए है और इस पर कई सारे राइबोसोम बाइंड किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर 3 राइबोसोम्स दिखाए हैं, 1, 2 एंड 3। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। पॉलीसोम। तो आप कह सकते हो पॉलीसोम्स आर व्हाट? पॉली मीन्स मेनी, सोम मीन्स हियर राइबोसोम।
तो यहाँ पर पॉलीसोम का मतलब क्या हुआ? पॉलीसोम्स क्या हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ व्हेन अ सिंगल mRNA combined with a many ribosome, the condition is called पॉलीसोम। तो पॉलीसोम्स क्या हैं? जब एक mRNA पर कई सारे राइबोसोम बाइंड कर जाएं। क्लियर? ये कब राइबोसोम बाइंड करेंगे? ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसकी प्रेजेंस में? ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम आयन। क्लियर है यहाँ पर? तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में यहाँ पर ये राइबोसोमल सब यूनिट्स असेंबल हो जाएंगे। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की, तो आइए इस बात को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब जो इनिशिएशन है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का वो किस तरीके से होगा, इसे जल्दी से समझें हम। तो ये स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पर हमारी इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट होगी और ये हमारी लार्जर सब यूनिट। ऑब्वियसली ये हमारी कौन सी सब यूनिट है? 30S। क्लियर? इस 30S सब यूनिट के 16S rRNA में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं स्किप कर रहा हूँ। 30S rRNA का जो 16S rRNA है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, डेलगार्नो सीक्वेंस। क्लियर? ये जो एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस हैं स्टूडेंट्स, ये सिंपली नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आपके mRNA के। क्लियर? mRNA में प्रेजेंट होंगे साइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस। तो जल्दी से आप समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं नोट डाउन नहीं करूँगा। तो इनिशिएशन में 30S सब यूनिट के जो 16S rRNA है, इस mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री करने के बाद में जो आगे इनिशिएशन कोडांस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर साइन डेलगार्नो सीक्वेंस मिल गया, इसे राइबोसोम असेंबल कर गया। अब ये राइबोसोम ऐसे मूव करता हुआ, स्कैन करता हुआ जाएगा। जब पहला कोडान इसे AUG मिलेगा, तभी ये पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा। अब AUG है, AUG के लिए मिथ्योनिन लाना है, तो मिथ्योनिन कौन लेकर के आएगा? हमारा tRNA। तो tRNA आएगा और मिथ्योनिन नाम के अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। क्लियर है सर? फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन कहने का मतलब पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है सर? AUG के लिए आपने बताया यहाँ से एक स्पेसिफिक tRNA आया, जो कि ये tRNA क्या कंटेन करेगा? यहाँ पर A है तो यहाँ पर ये U होगा, ये A होगा और ये क्या होगा स्टूडेंट्स? A होगा। क्लियर? अब इस tRNA पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, दैट इज़ द मिथ्योनिन। क्लियर? ये सारी रिएक्शंस कहाँ पर हो रही होंगी? राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट पे। जी हाँ, आपने पढ़ा था क्लास 11th में, राइबोसोम्स की जो लार्जर सब यूनिट्स होती हैं वहाँ पर 3 साइट प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? A साइट, P साइट एंड E साइट। A साइट, P साइट एंड E साइट। इसे आप याद रख सकते हो किससे? एप से। स्टूडेंट, ऑर्डर आपको ऐसा ही रखना है एप का। पहले A मीन्स व्हाट हियर? अमीनो एसाइल साइट, P मीन्स पेप्टाइडल साइट एंड E मीन्स एग्जिट साइट। जो पहला tRNA आएगा वो किससे बाइंड करेगा? हमारी P साइट से। क्लियर? और जो नेक्स्ट tRNA आएंगे वो किससे बाइंड करेंगे? हमारी A साइट से। क्लियर है? तो यहाँ पर जब राइबोसोम्स आकर के अटैच, यहाँ पर tRNA आएंगे अमीनो एसिड्स को लेकर के, याद ये रखना है P साइट पर फर्स्ट अमीनो एसिड्स को ऐड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ tRNA। जो सेकंड आएगा, रेस्ट ऑफ अदर्स आएंगे, वो कहाँ पर आएंगे? हमारे A साइट पे। A मीन्स अमीनो एसाइल साइट, P मीन्स पेप्टाइडल साइट एंड द E मीन्स एग्जिट साइट। अब अमीनो एसिड्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, फिर इसके बाद ये अमीनो एसिड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। क्लियर? फिर फर्दर ये राइबोसोम यहाँ से इस साइड में मूव करेगा। क्लियर? तो एक टर्म आता है ट्रांसलोकेशन। जी हाँ, नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं लिखूँगा नहीं बिकॉज इट विल टेक्स अगेन अ टाइम। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो आपने क्या लिखा? जो ये mRNA है, इस mRNA पर राइबोसोम मूव कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम है, इट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द mRNA। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है, इसे कैरी आउट किया जाएगा, आगे के कोडांस को रीड किया जाएगा, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पर इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स आएंगे, उतना डिटेल में अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी अपन समझ लेंगे। एलोंगेशन के टाइम में
एलोंगेशन फैक्टर्स आएंगे, और टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन आएंगे, रिलीज फैक्टर। जी हाँ, नोट डाउन कर लें, रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर्स किसे रिकॉग्नाइज करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। टर्मिनेशन की प्रोसेस कब होगी, कैसे होगी। टर्मिनेशन की प्रोसेस में यहाँ पर रिलीज फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये रिलीज फैक्टर्स कौन कौन से हैं, UA, ध्यान से समझिए। रिलीज फैक्टर्स जो होंगे ये रिकॉग्नाइज करेंगे स्टॉप कोडान को और नॉनसेंस कोडान्स को। ये क्या हैं, UAA, UAG और फिर UGA। यानी कि ये जो तीन हैं, इन तीन में से कोई भी रिलीज फैक्टर, ध्यान से समझिए। जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है, इस टर्मिनेशन की प्रोसेस में भी फैक्टर आएंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन। फैक्टर्स कोई भी है तो वो कैसा होगा, प्रोटीन्स होंगे। ये रिलीज फैक्टर्स जो हैं ये भी प्रोटीन्स ही हैं। ये रिकॉग्नाइज करेंगे स्टॉप कोडान को। ये रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज करेंगे स्टॉप कोडान को। स्टॉप कोडान्स स्टूडेंट्स तीन होते हैं, कौन कौन से, UAA, UAG, UGA। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस सम अप हो जाएगी। जैसे एंटीबायोटिक दी जाती हैं, आप नोट डाउन कर लें, नियोमाइसिन और आपके क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल राइबोसोम्स की ये जो लार्जर सब यूनिट है, इसकी 23S rRNA पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। इसी तरीके से नियोमाइसिन ब्लॉक्स द इंटरेक्शन बिटवीन mRNA एंड tRNA। जी हाँ, जो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो tRNA और mRNA के बीच में इंटरेक्शन नहीं होने देती है, और क्लोरमफेनिकॉल ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है। तो आप कॉपी पे नोट कर लें, एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन, नोट डाउन किया। अब नाम लिखें एंटीबायोटिक का, क्लोरमफेनिकॉल। क्या नाम लिखेंगे आप, क्लोरमफेनिकॉल। ये स्टूडेंट्स क्लोरमफेनिकॉल क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकॉल क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक इनहिबिट करेगी किसे, 23S rRNA को। किसे इनहिबिट करेगी, ये 23S rRNA को, और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक दूसरी एंटीबायोटिक है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन आप लोग MBBS होने के बाद ये एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। तो ये एंटीबायोटिक कैसे किसी पैथोजन को मारेगी, प्रोटीन नहीं बनने देगी। तो प्रोटीन क्यों नहीं बनने देगी, कैसे नहीं बनने देगी, ये जो नियोमाइसिन है ये यहाँ पर ये जो हमारा tRNA अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है अकॉर्डिंग टू द mRNA। तो ये जो इंटरेक्शन है tRNA और mRNA के बीच का, इस इंटरेक्शन को रोकने का काम कौन करेगी, नियोमाइसिन। तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए, नियोमाइसिन इनहिबिट्स ट्रांसलेशन बाय ब्लॉकिंग द इंटरेक्शन बिटवीन mRNA एंड tRNA। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट डे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। आई विल मेक श्योर उसी टॉपिक पर मैं आपको एक बेहतर वीडियो सिंप्लीफाइड वे में सिखाऊंगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।